जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार मूल अधिकार। ये भाग 3 पढ़ रहे थे। देखो भाग 3 ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसको 2-3 खंडों में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 आता है। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा फ्रेंच भाषा शब्द है। इसके पिछले सेशन में आपको बता दिया था। देखो इसमें मैंने आपको 6 अलग अलग भागों में बांटा था। 6 अलग अलग प्रकार का होता है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है RIGHT, राइट। देखो राइट को अगर इंग्लिश मीनिंग देखते तो राइट का हिंदी तो होता है सही। तो राइट का हिंदी होता है सही, ये इंग्लिश मीनिंग है। लेकिन जब आप पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो या लॉ पढ़ते हो, तो राइट का मीनिंग होता है, राइट का हिंदी होता है अधिकार। तो राइट टू अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये तमाम प्रकार के जो 6 अधिकार है, 6 अधिकार मैंने आपको बताया था इसके पिछले सेशन में। अब देखते हैं समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 आता है। मैंने ये आपको पढ़ा दिया। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19-22 हम लोग का चैप्टर चल रहा था। ये चैप्टर ये भाग 3 का, ये पार्ट 2 चल रहा था। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, राइट टू फ्रीडम है। तो अनुच्छेद जो 19 से जो 22 है, ये हमारा चल रहा था। तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 मैंने आपको पढ़ा दिया था, बता दिया था। देखो अनुच्छेद 19 किधर, ये तो वही है। अनुच्छेद 19 ये रहा, हाँ। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो अनुच्छेद 19 से 22 आता है। तो जब हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 19 को देखा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम में हम लोगों ने देखा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त करने की आजादी दी गई है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो इसमें प्रेस, मीडिया लोग जो मीडिया पत्रकार जो होते हैं, जो मीडिया में आकर के, न्यूज में आकर के जो खबर देते हैं, किस अनुच्छेद के तहत वो खबरें सुनाते हैं न्यूज पेपर में आकर के, न्यूज चैनल पर आकर के, या फिर देखो आप लोगों ने डिजिटल माध्यम से, आजकल तो डिजिटली माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करके डिजिटली वो लोग न्यूज सुनाते हैं। तो जो लोग मीडिया वाले होते हैं, जो न्यूज देते हैं, खबर देते हैं, तो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत वो खबर आप लोग के पास पहुंचाते हैं? तो उनको आजादी दी गई है। आर्टिकल 19 में ये आजादी दी गई, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, चाहे वो मीडिया हो या आम व्यक्ति हो। इवन वो आम पर्सन है, नॉर्मल साधारण व्यक्ति है, वो भी अपना बात, अपने विचार रख सकता है। मंच पर जाकर के अपना विचार, अपना बात रख सकता है। इवन वो मीडिया वाला है, डिजिटल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, या नेशनल मीडिया वाला हो या छोटा मोटा कोई मीडिया वाला हो, तो अपना बात, अपना विचार रख सकता है एज अ न्यूज के तौर पे, है ना। खबर जो सुनाते हैं, जो देखो आप लोगों ने बहुत सारे टीवी चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज चैनल को आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग खबर सुनाते हैं, है ना, खबर देते हैं। हर एक क्षेत्र को वो लोग खबर सुनाते हैं। तो जो खबर देते हैं, न्यूज देते हैं आप लोगों को, तो किस अनुच्छेद के तहत आप लोग के पास जो खबर पहुंचाया जा रहा है, तो किस अनुच्छेद के तहत उन्हें आजादी दी गई है, या किस अनुच्छेद के तहत उन्हें ये फ्रीडम प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 के तहत उन्हें आजादी दी गई है, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। इवन जो मीडिया से लेकर के जो आम पब्लिक है, जो साधारण व्यक्ति, वो भी अपने विचार मंच के सामने रख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद, ये सारा आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 में क्लोज फर्स्ट एंड क्लोज सेकंड, इसको हिंदी में बोला जाता है अनुच्छेद 19 परंतु 1 परंतु 2। तो ये तमाम प्रकार के जो इतना अनुच्छेद यहाँ पर लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो 6 को निरस्त कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार है, इसे निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये आपका मौलिक अधिकार से समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आर्टिकल 19 मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 20 देखते हैं। देखो आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 19 को बैकबोन कहा गया है, नोट करके लिख लेना, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रीढ़ कहा गया। देखो मानव शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। इसी प्रकार से जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीढ़ की हड्डी माना गया। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19, तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 को बैकबोन कहा गया, रीढ़ की हड्डी कहा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20 देखते हैं। हाँ, अनुच्छेद 20। अब देखो आर्टिकल 20 देखते हैं। देखो अनुच्छेद 19 को
अनुच्छेद 19 को बैकबोन कहा गया, रीढ़ की हड्डी कहा गया। लेकिन जब देखते हैं अनुच्छेद 20 देखते हैं, आर्टिकल 20 देखते हैं, तो भारत में किसी भी प्रकार का अगर आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है, तो किसी भी हाल में अनुच्छेद 20 को समाप्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब भारत में जितने भी प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है, अगर किसी भी प्रकार की अगर आपातकाल की घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अगर राष्ट्रपति के द्वारा अगर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, चाहे इमरजेंसी घोषणा हो, आपातकाल देखो बहुत प्रकार से होता है ना, वित्तीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ये तमाम प्रकार के जितने भी आपातकाल है, अगर किसी भी प्रकार का अगर भारत में आपातकाल तो अनुच्छेद 20 को कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में क्या वर्णन है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अब इसको तोड़ो, दो अलग शब्दों में तोड़ो, दोष सिद्धि। अगर वो दोष पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, और दोषी को सिद्ध मतलब कि अगर न्यायालय के द्वारा उस दोषी को सिद्ध कर दिया जाता है कि हाँ फलाना जो व्यक्ति है वो सच में वो दोषी है, और उस व्यक्ति को अगर अपराधी को दोष सिद्धि हो जाता है न्यायालय के द्वारा, तो इसके संबंध में संरक्षण, संरक्षण का अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो बचाओ। संरक्षण का मतलब होता है बचाओ, है ना, सेफ, संरक्षण करना। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अगर वो दोष ठहराया जाता है, अगर दोषी पाया जाता है न्यायालय के द्वारा, सिद्धि कर दिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है दोष है ना, दोष अगर मतलब कि न्यायालय द्वारा ये दोष सिद्धि कर दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति जो अपराध किया है वो सचमुच में वो दोष है, जैसे वो दोष सिद्धि होता है ना, दोष सिद्ध कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो इस संबंध में संरक्षण बचाव कर दिया, मतलब बचाव दिया जाएगा। क्या बचाव दिया जाएगा? तो देखो इसके क्लॉज में देखते हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज फर्स्ट में देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुना दिया जाए। यदि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य संविधान का अतिक्रमण नहीं है तो उस व्यक्ति को अपराध नहीं माना जाएगा। इसको मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, न्यायालय उसे दोष सिद्धि कर देता है, मतलब दोषी ठहरा देता है, और वो व्यक्ति दोषी सिद्धि पाया जाता है, मतलब दोष पाया जाता है। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, चाहे चोरी करता है या मर्डर करता है या किसी का किडनैपिंग करता है या मतलब कि लूटपाट करता है, किसी प्रकार वो अपराध करता है, वो व्यक्ति जैसे ही अपराध करता है न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। न्यायालय के द्वारा ये आदेश आता है कि फलाना व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपराध किया था, वो एक्स नाम का जो व्यक्ति है, उसने जो अपराध किया था वाकई उसने अपराध किया, मतलब उसे दोष सिद्धि करा दिया जाता है। जैसे वो दोष सिद्धि होता है, मतलब दोष सिद्ध कर दिया जाता है, तो उसके संबंध में संरक्षण दिया जाता है, बचाव दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराध है, अपराधी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए, उसके साथ मिसबिहेव किया जाए। वो अपराधी है, मैं मानता हूं वो अपराधी है, न्यायालय कहता है ये वो अपराधी है, ये बात न्यायालय भी स्वीकार कर लिया है कि वो फलाना व्यक्ति वो अपराधी है, लेकिन उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्या मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, उसको क्लॉज में बताया गया। तो आर्टिकल 20 क्लॉज फर्स्ट में देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति पर एफआईआर हो गया, संदिग्ध मतलब संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति पर एफआईआर हो गया। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति में लड़ाई होता है, एक्स और वाई में लड़ाई होता है, तो एक्स ने कंप्लेन कर दिया वाई के ऊपर, एफआईआर रजिस्टर करवा दिया, एफआईआर। अब केवल एफआईआर हुआ है, तो एफआईआर लिखवा देने से या पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो जाने से तो जो वाई नाम का व्यक्ति वो अभी दोषी नहीं है। कब तक दोषी नहीं होगा? जब तक न्यायालय द्वारा ये सिद्ध नहीं कर दिया जाएगा कि फलाना व्यक्ति दोषी है। कहने का मतलब केवल एफआईआर हो जाने से कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं कहलाएगा। तो याद रखना, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर होता है तो अब उससे दोषी नहीं ठहरा सकते, या किसी व्यक्ति के संदेह के आधार पर कि फलाने व्यक्ति ने चोरी किया, मेरे घर में चोरी किया, इस आधार पर, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, चोर उसे नहीं कह सकते, डकैत उसे नहीं कह सकते। कब तक? जब तक न्यायालय द्वारा ये आदेश नहीं आ जाता, जब तक न्यायालय द्वारा ये सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि फलाना व्यक्ति दोषी है। तो कहने का मतलब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा, चाहे उस पर लाख एफआईआर करवा लो, लाख एफआईआर हो जाए, हजारों एफआईआर हो जाते हैं, तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा, तब तक कि जब तक उसे न्यायालय द्वारा सिद्ध नहीं कर दिया जाता, न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुना दिया जाए। जैसे न्यायालय द्वारा सजा सुना दिया जाता है या न्यायालय द्वारा सिद्धि कर दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति दोषी है, तब उसे हम दोषी कह सकते हैं। तब तक दोषी नहीं कहलाएगा जब तक वो न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुनाया जाता। तो न्यायालय मतलब कोर्ट जैसे ही सजा सुना देता है, तब बोल सकते हैं कि वो फलाना व्यक्ति दोषी है। सेकंड लाइन क्या कहता है? सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, यदि व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य संविधान का अतिक्रमण नहीं है। कोई व्यक्ति अगर संविधान के खिलाफ नहीं, कोई व्यक्ति अगर संविधान के खिलाफ अगर कोई कार्य नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, तो उसे हम दोषी नहीं कह सकते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो संविधान के अनुकूल काम कर रहा है, संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा है, संविधान के अनुसार काम कर रहा है, तो उसे हम दोषी नहीं कह सकते। जब तक
कोई व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण कहने का मतलब संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। अब देखो, चोरी करना, डकैत करना, संविधान में ये वर्णन है कि आप चोरी कर सकते हो, आप डकैती कर सकते हो, किसी का किडनैपिंग कर सकते हो, गाली गलौज कर सकते हो, ये मारपीट कर सकते हो। कहीं संविधान में व्याख्या है, कहीं लिखा हुआ है? जी नहीं। तो कहने का मतलब जो संविधान के खिलाफ करता है, काम करता है, ये संविधान का अतिक्रमण करता है, तो इस आधार पर मान लिया जाता है कि वो फलाना व्यक्ति दोषी है और उसे अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस उसे गिरफ्तार करेगा। तो कहने का यदि कोई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य संविधान का अतिक्रमण नहीं है, संविधान के खिलाफ कार्य नहीं करता है, तो वो व्यक्ति को अपराध नहीं माना जाएगा, उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो संविधान के खिलाफ काम करता है, चाहे किसी भी प्रकार का, छोटे अपराध से लेकर के बड़े अपराध तक, संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान की अवहेलना करता है, संविधान की अवमानना करता है, न्यायालय की अवमानना करता है, इवन वो संविधान के खिलाफ जाके काम करता है, तब उसे हम बोलेंगे वो व्यक्ति अपराधी है, वो व्यक्ति दोषी है। लेकिन कब तक हम नहीं कह सकते? जब तक न्यायालय द्वारा सजा नहीं सुना दिया जाता है। अब देखते हैं क्लॉज 2, देखते हैं अनुच्छेद 2 परंतु 2, अनुच्छेद हिंदी में बोलेंगे अनुच्छेद 20 परंतु 2, इंग्लिश में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बोलेंगे। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 वर्ष से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता और एवं सजा उस समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा जिस समय अपराध किया गया था, ना कि वर्तमान समय के अनुसार। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को एक गलती की एक ही सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 2 सजा मतलब कि 2 गलती करता है, फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करो कि कोई व्यक्ति है, देखो आप लोगों ने देखा हो कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तमाम प्रकार के धाराएं लगा दी जाती है, जबकि उसने एक ही गलती किया, केवल मर्डर किया, लेकिन फिर भी मतलब बहुत प्रकार के धाराएं लगा दी जाती है। क्यों लगाई जाती है? देखो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करना। कोई ए नाम का कोई है, कोई समझ लीजिए बच्चा है या कोई व्यक्ति, समझ लो व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और कोई बी नाम का कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति को पहला नंबर क्या किया? उठा लिया, है ना, किडनैप कर लिया और किडनैप लेकर करके एक ऐसा सुनसान इलाके में लेके गया। पहले से क्या किया? किडनैप किया और सुनसान एरिया में ले जा करके पहले उसके साथ मारपीट किया, उसके साथ गलत व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, तो पहले हो गया मारपीट किया, पहला तो उस पर केस लगेगा। इसने क्या किया? किडनैप। तो पहले इसने क्या किया था? किडनैप किया था, तो इसके ऊपर किडनैप का धारा लगेगा। फिर उसके बाद इसने इस व्यक्ति के साथ मारपीट किया तो मारपीट का धारा लगेगा। उसके बाद इसके पास इसने चेन पहन रखा था, बहुत सारे जो कीमती जो चेन होते हैं, चेन पहन रखा था, मोबाइल रख रखा था, उसके पास जो उसके वॉलेट में पैसा था वो पैसा लेता है, उसका चेन लेता है और उसका मोबाइल लेकर के वहां से फरार होता है। तो पहले इसने मारपीट किया, उसके बाद इसने क्या किया? चोरी किया। चोरी नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे डकैती किया, इसने लूटपाट किया, लूट किया इसने। तो मारपीट किया, लूट किया, इससे पहले किडनैपिंग किया, तो इस पर कितने धारा लगा? किडनैपिंग का धारा लगेगा, मारपीट का धारा लगेगा, लूट का धारा लगेगा और लास्ट में इस व्यक्ति का हत्या कर दी जाती है, हत्या, मर्डर, है ना। तो इस पर कितने धारा लगेंगे? पहला नंबर तो किडनैपिंग का लगेगा, दूसरा नंबर मारपीट का लगेगा, तीसरा नंबर लूट का लगेगा, चौथा नंबर हत्या का लगेगा। तो एक ही व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, इस पर कितने अपराध? तो केवल एक ही किया। जब लास्ट में देखते क्या परिणाम निकल कर आया, तो परिणाम यही निकल कर आया कि बी ने एक ही हत्या कर दी, लेकिन कैसे हत्या किया? पहले किडनैपिंग किया, फिर उसके साथ मारपीट किया, फिर उसके साथ लूटपाट किया, लास्ट में हत्या कर दिया। तो उसके पास 1 2 3 4 5 प्रकार के उसके पास धाराएं लगा दी जाएगी। तो यही होता है, एक गलती की एक सजा। अगर केवल किडनैपिंग करेगा तो केवल किडनैपिंग का एक ही धारा उस पर लगाई जाएगी, लेकिन 2 गलती करता तो 2। कहने का मतलब एक व्यक्ति को एक ही सजा दी जाएगी। कहने का मतलब अगर एक गलती करता है तो 1 सजा, 2 गलती करेगा तो 2 सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर तमाम प्रकार मतलब 10 गलती कर दो या 50 गलती कर दो उसको एक ही सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितनी गलती करोगे उतनी सजा मिलेगी। इसीलिए एक ही व्यक्ति पर अपराध करता है, एक ही व्यक्ति अपराध करता है, लेकिन उस पर तमाम प्रकार के धाराएं लग जाती है, क्योंकि संविधान में व्याख्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। 2 गलती मतलब इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन इतना केवल लिखा हो एक गलती की एक सजा। अगर इससे ज्यादा गलती करते हो तो उससे ज्यादा मतलब जितने गलती करोगे उतने आपके ऊपर FIR करवाया जाएगा, उतने ही आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखा था किसी व्यक्ति को एक अपराध के एक ही बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कोई एक बार सजा उसने भुगत लिया, अब जैसे उसने मर्डर किया, अब मर्डर करने के बाद उससे 20 साल की जेल होता है। तो जैसे 20 साल के बाद जेल से बाहर निकलेगा, अब जैसे वो आसपास वो घूम रहा है, पुलिस ने देखा अरे यार ये तो वही इंसान है जिसने मर्डर किया था, चलो इसको दोबारा पकड़ के थाने में बंद करते हैं, दोबारा इसको न्यायालय में पेश करेंगे। ऐसा नहीं, किसी व्यक्ति ने अगर एक अपराध किया और उसने सजा भुगत लिया, है ना, उसने सजा को उसने पार कर लिया, तो दोबारा उस आधार पर उस व्यक्ति को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक वो दोबारा अपराध न करता हो। तो
तो किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब एक गलती की एक सजा दी जाएगी, एक गलती करता हो तो एक ही सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगा। और वो गलती का सजा अगर भुगत लेता है, मतलब वो सजा काट लेता है, तो दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। उस गलती जो सजा उसने भुगत लिया तो वो दोबारा कैसे दंड दिया जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक ही बार उसको सजा मिलेगा। और किसी व्यक्ति ने अगर मर्डर किया तो 20 साल का अगर उसने जेल हुआ और 20 साल का जेल अगर उसने काट लिया, सजा काट लिया, तो दोबारा उस आधार पर उसे जेल नहीं होगा और सजा उस समय के अनुसार दिया जाएगा जिस समय अपराध किया था, ना कि वर्तमान समय के अनुसार। देखो फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति है 2024 में किसी का मर्डर करता है। 2024 में कानून था कि मर्डर करने पर 10 फॉर एग्जांपल मर्डर करने पर, किसी की हत्या करने पर 10 वर्ष की जेल होगा। लेकिन ये करता है 31 दिसंबर 2024 को करता है, एक दिन पहले करता है। लेकिन 1 जनवरी आता है 2025 में आता है, ये कानून बन के नया कानून बनकर आता है कि कोई व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी, कोई व्यक्ति अगर हत्या करता है तो उस अपराध में 20 वर्ष की उसे सजा दी जाएगी। तो बताओ, जिस व्यक्ति ने अपराध किया था 31 दिसंबर 2024 में, उस समय क्या कानून था और 1 जनवरी को क्या कानून था? भाई दोनों में तो अलग अलग अंतर है। तो 31 दिसंबर का कानून था कि कोई व्यक्ति अगर मर्डर करता है तो 10 वर्ष की जेल होगा। लेकिन जब 1 जनवरी को देखते हैं 2025 में क्या नया कानून बनकर के आता है, कोई व्यक्ति अगर हत्या करता है, मर्डर करता है तो उसको 20 साल की जेल होगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 31 दिसंबर को जो हत्या किया था, मर्डर किया था, तो उसके ऊपर जो अपराध की जो उसे सजा मिलेगा, उसे केवल 10 वर्ष की सजा मिलेगा, क्योंकि उसने 31 दिसंबर 2024 को उसने हत्या किया था, न कि 2025 में किया था। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, या हम नहीं कह सकते, संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि सजा उस समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा, समय के अनुसार, उस समय के अनुसार दिया जाएगा सजा जिस समय अपराध किया गया था, ना कि वर्तमान समय के। कहने का मतलब, अगर 2024 में जो गलती करता है, जो अपराध करता है, तो इसके अकॉर्डिंग सजा दिया जाएगा, ना कि 2025 के अकॉर्डिंग। अगर 2025 में यह प्रावधान है कि अगर मर्डर करने पर 20 साल की अगर जेल होगा तो 20 साल का नहीं होगा जेल। 2024 में जो प्रावधान है, अगर 2024 में अगर 10 वर्ष का प्रावधान है तो 10 साल का ही जेल होगा। अगर ये 31 दिसंबर को भी करता है, लास्ट दिन 2024 का लास्ट दिन भी करता है, और 1 जनवरी को नया कानून बन करके आता है कि मर्डर करने वाले को 20 साल की जेल होगा, फिर भी इस व्यक्ति को 31 दिसंबर के अनुसार सजा दी जाएगी। तो इस अनुसार आप लोगों को, इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब, एक गलती एक सजा, 2 गलती 2 सजा, और जब एक बार सजा भुगत लेगा तो उस सजा के अनुसार, उस गलती के अनुसार दोबारा उसे दंडित नहीं किया जाएगा, दोबारा सजा नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि उसने जब सजा भुगत लिया तो दोबारा क्यों दंडित किया जाएगा? समझ में आ रहा है? तो एक गलती की एक सजा, और उस सजा जब वो सजा भुगत लेगा तो दोबारा उसे दंडित नहीं किया जाएगा, और सजा दिया जाएगा उसे, अपराध को जो सजा दिया जाएगा उस समय के कानून के अनुसार जिस समय वो अपराध किया था। अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देखते हैं, अपने विरुद्ध गवाही देने के संरक्षण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि पुलिस संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लेता है, या फिर तो इसको देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करो। ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ये एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ये आप हो, ये कोई समझ लो एक स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, और ये एक पड़ोसी है, पड़ोसी। तो लेकिन जैसे इसको खबर मिलता है कि इस स्टूडेंट को, इस विद्यार्थी को नौकरी लगने वाला है, तो ये एक फेक एफआईआर रजिस्टर करवाता है, फेक एफआईआर करवाता है आपके खिलाफ, थाने में फेक एफआईआर करवाता है, और पुलिस वाले को कुछ रिश्वत के तौर पे पैसा दे देता है, कुछ पैसा दे देता है कि अब इस पे झूठा एफआईआर करवाइए। तो पुलिस आता है, आपको अरेस्ट करके लेके जाएगा, मतलब कि गिरफ्तार करके लेके जाएगा, और क्या कहेगा कि आपके बंदूक के, मतलब कि आपसे डरा धमका कर, मारपीट करके, डरा धमका के, इवन आपको देखा जाएगा कि बंदूक से डरा करके, ये मतलब कि बंदूक डरा करके आपसे ये बोला जाएगा कि बताओ जो तुमने ये गलती किया, जो ये आपके पड़ोसी ने, मतलब बोला जाएगा कि आपके पड़ोसी जो आपके फेक एफआईआर, आपके पड़ोसी है, फेक एफआईआर रजिस्टर करवा देंगे। अब फेक एफआईआर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि समझ लीजिए हमारे साथ ये लड़ाई झगड़ा किया था, या इस पड़ोसी के घर में कोई एक महिला हो, हर महिला हो, तो ये महिला जाकर एफआईआर करवा सकती है कि इसने मेरे साथ बदतमीजी किया, दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ गाली गलौज किया। तो ये महिला जब एफआईआर करवाएगी तो हो सकता है पुलिस जल्दी एफआईआर रजिस्टर कर ले। तो हो सकता है आपकी जो पड़ोसी है महिला, कोई यहाँ से महिला जाएगी और आपके खिलाफ कोई एफआईआर, फेक एफआईआर करवा देगी, और कोई थोड़ा बहुत पैसा दे देगी कि अब इसको गिरफ्तार कीजिए। तो इस आधार पर पुलिस आएगा और आपको अरेस्ट करके लेके जाएगा, आपको पकड़ के लेके जाएगा, और आपको मारपीट करके, डरा धमका करके, इवन बंदूक से डरा करके आपसे ये बोलवाया जाएगा कि बोलो ये तुमने अपराध किया, ये तुमने गलती किया, फलाने व्यक्ति के साथ या फलाने उस महिला के साथ आपने दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, या उल्टे पुल्टे आप लोगों ने काम किया। समझ लीजिए, आप इशारे से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो डरा धमका करके आपका पुलिस एक फाइल पर के, या एक फाइल पे, या एक पन्ने पर आपसे हस्ताक्षर करवा लेगी, या आपसे एक लेटर लिखवा लेगी कि पुलिस आपसे मारपीट करवा के, डरा धमका करके, या डरा धमका कर आप एक पन्ने पर
आपसे सिग्नेचर करवा लिया जाएगा और एक मतलब कि कैमरे में रिकॉर्ड करवा लिया जाएगा आपसे बुलवा करके कि हाँ ये गलती मैंने किया है, आपसे स्वीकार करवा लिया जाएगा। मतलब डरा धमका कर, मारपीट करके, डरा धमका करके एक पन्ने पर सिग्नेचर करवा लिया और एक कैमरे की मदद से आपसे वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लेगा। पुलिस वाले क्या कर लेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा और एक पन्ने पर आपसे सिग्नेचर करवा लेगा कि आपने ये गलती स्वीकार कर लिया, आपने ये गलती किया है। लेकिन 24 घंटे के बाद इसी मैटर को न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात है, न्यायालय में जैसे ये पेश किया जाएगा तो न्यायालय के समक्ष वो पुलिस वाले नहीं होंगे जिस पुलिस वाले ने एफआईआर रजिस्टर किया था। अब ये फेक था, ये क्या था, तो न्यायालय में सिद्ध होगा ना। तो जो एफआईआर जिस पुलिस ने रजिस्टर किया था वो न्यायालय के समक्ष नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब वो अपराधी, जो वो व्यक्ति को जो न्यायालय के सामने जो प्रस्तुत किया गया, जैसे वो कोर्ट के सामने वो व्यक्ति प्रस्तुत किया जाएगा तो उस समय वो पुलिस नहीं होगा। कौन पुलिस नहीं होगा, जिसने एफआईआर रजिस्टर किया है तो नहीं रहेगा। तो वहां पर जाकर के अपना साफ शब्दों में बता देना कि पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट करके, डरा धमका करके, मेरे साथ बदतमीजी करके, दुर्व्यवहार करके एक पन्ने पर सिग्नेचर करवा लिया और मेरा वीडियोग्राफी करवा लिया, मतलब वीडियो बना लिया। तो इस आधार पर वहां पर जाकर अपना सारा सच्चाई बता देना। और इस मामले में कोर्ट, न्यायालय कोई भी गवाह नहीं मांगता। अब सीधा क्या होगा, पहला नंबर तो जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया था, जो मारपीट, डरा धमका करके जिसने वीडियो बनाया था, जो न्यायालय के सामने जो गलत प्रस्तुत किया, दस्तावेज को गलत प्रस्तुत किया, जो गवाह को गलत प्रस्तुत किया, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा, इवन सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो उस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, इवन हो सकता है हमेशा के लिए टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ वो सस्पेंड तो होकर ही रहेगा। और जिस महिला ने फेक रजिस्टर करवाया था, फेक एफआईआर करवाया था, उसके खिलाफ भी एफआईआर किया जाएगा, यहीं से न्यायालय से होगा। और मैं ये गारंटी देता हूं जो यहां से एक्शन आएगा ना, तो दोनों पर, पहला नंबर तो वो पुलिस सस्पेंड होगा और उस महिला पर जिसने फेक एफआईआर रजिस्टर किया था उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो कहने का मतलब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको समझिए और अपने मतलब कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, प्रावधान है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण में बचाओ, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। अब तो पुलिस वाले क्या है ना, बहुत सारे क्या होता है, पुलिस अरेस्ट करते हैं तो डरा वहां पर आप बोलिएगा मत कि हमारे मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये वर्णन है कि हम अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अब पुलिस वाले, वहां तो बहुत सारे पुलिस रहेंगे, दर्जनों में पुलिस रहते हैं, तो उनसे क्या बहस करोगे, क्या मुंह लगाओगे, चुपचाप सिग्नेचर कर देना, हाँ सर मैंने ही गलती किया, मेरे से ही अपराध हुआ, वहां पर गच लेना। लेकिन जैसे ही न्यायालय जाना सारा कुछ बता देना कि सर देखिए ऐसे हुआ था, डरा धमका कर, मारे पीट करके मेरे पन्नों पर सिग्नेचर करवाया गया, बंदूक के नोक पर मुझे डरा धमका कर सिग्नेचर करवाया गया, मेरा वीडियोग्राफी बनाया गया। और अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब देखिए मेरा ये प्रमाण है, मेरा ये मतलब अपना तरफ से वहां पर सब कुछ समझा देना, न्यायालय में जाकर सब कुछ बता देना कि देखिए जो फलाना जो अपराध हुआ था ये मेरे द्वारा नहीं हुआ था, उस स्थान पर मैं, उस घटना स्थल पर मैं मौजूद नहीं था, अतः ये जो एफआईआर करवाया गया फलाने पुलिस महोदय के द्वारा उसमें मैं शामिल नहीं हूं। उसके बाद जो उस पुलिस वाले पर या उस सब इंस्पेक्टर पर, दरोगा पर जो एक्शन होगा ना वो वाकई में देखने लायक होगा। मैं तो गारंटी कहता हूँ वो तो सस्पेंड तो होगा ही रहेगा, लेकिन ऐसा ऐसा भी लगा सकता हो सकता है वो टर्मिनेट भी हो जाए, सस्पेंड तो होगा ही होगा। और जिसने फेक एफआईआर करा उसके ऊपर भी एफआईआर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 21। अब देखो अनुच्छेद 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें क्या प्रावधान है देखो। इसका साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, मतलब कि आप खुद से अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। कल्पना करो अगर आप सुसाइड करने के लिए जाते हो, आत्महत्या करने के लिए जाते हो, अगर लेकिन आप बच जाते हो, अगर तो आपने आत्महत्या करने की कोशिश करी, अगर आपका डेथ हो गया, आपने सुसाइड कर ही लिया, तो एफआईआर किसके ऊपर होगा? आपने तो सुसाइड कर लिया, अब तो आपकी तो मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे आप सुसाइड करने के लिए जाते हो, आत्महत्या करने के लिए जाते हो और बच जाते हो, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। आप मतलब कि कहने का मतलब आप स्वयं अपने विरुद्ध अपना स्वयं प्राण त्याग नहीं कर सकते, तो आप खुद से अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते, खुद से सुसाइड नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सुसाइड कर ही लिया है ना, आपने सुसाइड कर लिया तो किसके ऊपर एफआईआर किया जाएगा? लेकिन कल्पना करो अगर आप सुसाइड करने के लिए जाते हो, आत्महत्या करने के लिए जाते हो, लेकिन किसी भी कारण से आप बच जाते हो, सुसाइड करने के लिए गए लेकिन बच गए, तो बचने के बाद पुलिस आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, पुलिस के द्वारा आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर होगा। तो कहने का मतलब आप अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते, जियो और जीने दो, आप अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते। आपका प्राण लेने का अधिकार, मतलब आपका मृत्यु का अधिकार, आपका केवल प्राण वही ले सकता है जिसके पास अधिकार किसके पास है? केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा आप मतलब न्यायालय के द्वारा, सीधा को समझो कि केवल न्यायालय ही आपको आत्महत्या मतलब कि आपको ये आदेश दे सकता है, आपका प्राण लेने का अधिकार केवल न्यायालय को, आपके प्राण लेने का अधिकार केवल न्यायालय को। लेकिन कब? जब आप अपराध करते हो। कहने का मतलब
जो सजा का जो प्रावधान है, जो सजा का प्रावधान है, मृत्यु दंड का जो प्रावधान है, तो न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड का प्रावधान है, तो न्यायालय केवल मृत्यु दंड दे सकते हैं, केवल न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है, केवल कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है। आप स्वयं अपने तरफ से अपने आप मृत्यु नहीं, मतलब प्राण नहीं त्याग कर सकते। तो ये अधिकार किसके पास है? ये केवल न्यायालय के पास अधिकार है। केवल न्यायालय ही मृत्यु दंड दे सकता है, आपका प्राण ले सकता है, मतलब अपराध करने पर ये मृत्यु दंड दे सकता है। आप स्वयं चाहोगे कि मैं अपना प्राण त्याग दूं या सुसाइड कर लूं, तो ये आपके अधिकार नहीं है। लेकिन सोचो, अगर आप सुसाइड करने के लिए जाते हो, आत्महत्या करने के लिए जाते हो, बच जाते हो, तो पुलिस आपके ऊपर FIR करेगी, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इसी में बोला गया, आर्टिकल 21 में बोला गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब जियो और जीने दो, नहीं तो आप अपना प्राण त्याग कर सकते हो, नहीं सुसाइड कर सकते हो, और नहीं किसी व्यक्ति का प्राण ले सकते हो। तो नहीं आप खुद से प्राण त्याग कर सकते हो, नहीं तो आप अपना आत्महत्या कर सकते हो, नहीं किसी व्यक्ति को मार सकते हो, या किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का प्राण ले सकते हो। तो इसमें जियो और जीने दो बताया गया। लेकिन ये दैहिक स्वतंत्रता क्या है? ये पर्सनल लाइबर्टी क्या है? लाइबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लाइबर्टी। देखो इसमें बताया गया, दैहिक मतलब कि पर्सनल लाइबर्टी के बारे में बताया गया। देखो इसमें अगर साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या बताया गया, प्राण का मतलब समझ में आ गया, नहीं तो हम अपना जीवन त्याग कर सकते हैं, नहीं किसी व्यक्ति का जीवन हम ले सकते हैं, नहीं किसी व्यक्ति को हम मृत्यु कर सकते हैं, नहीं किसी व्यक्ति का हम जान ले सकते हैं। तो इसमें आत्महत्या करने का आपको प्रावधान नहीं है। आप किसी भी प्रकार से आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड भी नहीं कर सकते। सुसाइड को हिंदी में बोला गया आत्महत्या, नहीं तो आप आत्महत्या कर सकते हो, नहीं तो सुसाइड कर सकते हो, और नहीं किसी दूसरे व्यक्ति का प्राण ले सकते हो। लेकिन ये पर्सनल लाइबर्टी क्या है? ये दैहिक स्वतंत्रता क्या है? तो पर्सनल लाइबर्टी में बताया गया कि गरिमापूर्ण मतलब कि इज्जत से जीने का अधिकार। आप गरिमापूर्ण इज्जत से जीने का अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, आपको मतलब केवल सांसें लेने का केवल अधिकार है। और आपको देखो, कोई व्यक्ति है 2 से 3 टाइम का भोजन खाता है, 2 से 3 टाइम का भोजन करता है, लेकिन कल्पना करो, सोचो, केवल उसको एक ही टाइम उसको भोजन मिले, एक ही टाइम उसको भोजन मिले, और जो उसका वस्त्र है ना, उसको मतलब कि कहने का मतलब ऑक्सीजन भी मिल रहा है, लेकिन वो पर्यावरण है, वो पर्यावरण दूषित पर्यावरण है, स्वच्छ पर्यावरण नहीं है। उसको जल मिल रहा है, तो भाई जीवित रहने के लिए जल की तो आवश्यकता पड़ती है, तो उसको जल जो मिल रहा है वो स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, पर्यावरण स्वच्छ नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब उसको जो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, शुद्ध जल नहीं मिल रहा, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा, टाइम पे भोजन नहीं मिल रहा, और जो पौष्टिक आहार है वो पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा, और जो कम से कम जो 2 से 3 टाइम का जो भोजन होता है वो भी नहीं सही से मिल रहा है। तो क्या उसको जो गरिमापूर्ण जीने का जो आजादी दी गई है आर्टिकल 21 में जो दी गई है, तो गरिमापूर्ण जीने की आजादी दी गई, इज्जत से जीने की आजादी दी गई है, तो क्या इस मतलब कि इसके तहत क्या वो इज्जत से जी पाएगा, गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा? बताओ। गरिमापूर्ण जीने के लिए उसके पास रोजगार होना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, तभी तो बोल सकता है कि मैं इज्जत से जी सकता हूँ, गरिमापूर्ण जी सकता हूँ। तो कहने का मतलब प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लाइबर्टी। तो पर्सनल लाइबर्टी मतलब गरिमापूर्ण इज्जत से जीने का अधिकार। इसी में आप सरकार से मांग कर सकते हो कि मुझे रोजगार पाने का अधिकार। आप रोजगार का डिमांड करते हो कि हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका डिमांड है कि कम से कम 1 लाख की वैकेंसी निकलनी चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है 30,000 20,000 वैकेंसी निकालती है। तो इसमें रोजगार पाने का अधिकार, तो रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसके खिलाफ आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हो, क्योंकि भैया भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार के खिलाफ आवाज कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। तो ये आपको अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 देता है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता देता है, पर्सनल लाइबर्टी देता है। पर्सनल लाइबर्टी मतलब कि रोजगार पाने का अधिकार, आपका जीवन जीने का अधिकार। अब देखो अनुच्छेद 21 तो बोल दे कि आपको जीवन जीने का अधिकार, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो भोजन चाहिए ना, रोजगार चाहिए, कम से कम छोटा मोटा तो रोजगार चाहिए। तो सरकार से रोजगार मांग सकते हो, तो सरकार से रोजगार पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 21 में वर्णन है। रोजगार पाने का अधिकार है ना, रोजगार पाने का अधिकार, स्वच्छ भोजन पाने का अधिकार, स्वच्छ जल पाने का अधिकार। इसीलिए जो लोग वाहन चलाते हैं, तो जो वाहन में जो काला काला धुआं निकलता है तो पर्यावरण को दूषित करता है। तो कहने का मतलब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, अलिपीकरण पढ़ाया था कि वैसा कोई सा भी कानून नहीं लागू किया जाएगा, ये आपके द्वारा ऐसा मतलब कि आपके द्वारा आपके व्यवहार से किसी दूसरे का मतलब मौलिक अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। अब देखो बताओ, आप लोग जो ये व्हीकल चलाते हो, 2 व्हीलर हो जाए या 4 व्हीलर हो जाए, तो आप लोग जो गाड़ी चलाते हो उसके पीछे से धुआं निकलता है, काला काला धुआं निकलता है। तो आप लोगों ने तो बोल दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है ना, इसको सुधार करवाने के लिए, इसको जांच करवाने के लिए, इसको रिपेयर कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन सोचो, कल्पना करो, आपकी वजह से जो पीछे से जो व्यक्ति आ रहा है उसका तो हानि हो रहा है ना, उसका तो नुकसान हो रहा है। उसको अधिकार दिया गया, स्वच्छ पर्यावरण दिया गया, मतलब कि जो ऑक्सीजन लेने के जो उसका जो बोला गया है कि पर्सनल जो लाइबर्टी है, उसको गरिमापूर्ण जीने का जो आजादी दी गई है, स्वच्छ पर्यावरण की जो आजादी दी गई है, क्या उसको स्वच्छ पर्यावरण मिल पाएगा? क्या उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिल पाएगा? क्योंकि आप जो गाड़ी चला रहे हो, आपका जो अधिकार दिया गया कि भाई हम जहां तहां घूम फिर सकते हैं, अपना अधिकार है, मेरे पास अधिकार है कि हम जहां मर्जी वहां घूम फिर सकते हैं। तो आप गाड़ी से तो घूम रहे हो, लेकिन जो उसके पीछे जो काला धुआं निकल रहा है, जो पॉल्यूशन फैला रहा है,
है ना, उस वातावरण को, उस पर्यावरण को जो दूषित कर रहा है, तो दूसरे के लिए हानि पहुंचा रहा है, उसके ऑक्सीजन लेने में ये समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं दूसरे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आप तो बोल दे कि भाई मुझे आर्टिकल 90 वाले अनुच्छेद 19 के तहत मुझे ये घूमने फिरने की आजादी दी गई है, तो आप लोगों ने तो बोल दिया कि आर्टिकल 19 के तहत मुझे घूमने फिरने की आजादी दी गई, लेकिन आपका वो आजादी किसी प्रकार की वो आजादी नहीं माना जाएगा कि आप दूसरे की आजादी को उल्लंघन करें, आप दूसरे के मौलिक अधिकार को उल्लंघन करें। तो आर्टिकल के 19 के तहत आप घूम फिर सकते हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी दूसरे का अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो आर्टिकल 21 ये कहता है पर्सनल लाइबिलिटी, उसका पर्सनल लाइबिलिटी है कि आप स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, इस व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। अब इसलिए गाड़ी से जो पोल्यूशन निकलता है, इसलिए पुलिस आपके ऊपर फाइन करती है, फाइन मारती है कि आपका जो गाड़ी है काला धुआं नहीं निकलना चाहिए, मतलब पॉल्यूटेड होना चाहिए, उसका रिपेयर होना चाहिए। हालांकि शहरों में ये सब देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसीलिए आपका गाड़ियों से अगर काला धुआं निकल रहा है तो पुलिस के द्वारा फाइन मारा जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हमें फाइन, गाड़ियों जो फाइन लगाया जाता है, जो फाइन लगाया जाता है कि जो हम लोग व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी 2 व्हीलर हो जाए या 4 व्हीलर हो जाए, गाड़ी चलाते हैं, उससे जो काला धुआं निकलता है, तो काला धुआं निकलता है, उसके काले धुआं पर क्यों पुलिस के द्वारा फाइन मारा जाता है? क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को उसका जो मौलिक अधिकार बना रहा है, उसका पर्सनल लाइबिलिटी बना रहा है, उसको जो पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, वो पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण बना रहा है। आई बात समझ में? इसके अलावा हेलमेट लगाने को पुलिस कहता है कि हेलमेट क्यों लगाना चाहिए। कल्पना करो, आप गाड़ी से जा रहे हो, हेलमेट नहीं पहन रखे, लेकिन जैसे ही गिरते हो, मतलब मुंह के बल गिरते हो, तो हो सकता है आपके शरीर में, हाथ पैर में चोट लगे तो संभावना है कि आप बच सकते हो, लेकिन अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए तो बहुत कम संभावना है कि आप बच सकते हो, ये मतलब गंभीर चोट आ सकता है। तो कहने का मतलब, आपने तो खुद से प्राण त्याग दिया, लेकिन अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता, मतलब खुद से प्राण त्याग नहीं कर सकते। अब गाड़ी चला रहे हो फुल स्पीड में, अब गाड़ी कैसे चलाओगे, फुल स्पीड में चलाओगे, धीमा चलाओगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सोचो, अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा, अगर आपको कहीं पर गिरते हो, चोट आता है शरीर में, तो कहने का मतलब आपने खुद से प्राण त्याग दिया, खुद से प्राण त्याग दिया। गाड़ी चला रहे हो, ठोकर लगा, आप खुद से गिर गए, तो कोई आपका तो मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का तो दोष नहीं है, आपने खुद से ठोकर मारा है, खुद से खंबे पे जाकर मतलब ठोकर मारा है, या पुल पे जाकर ठोकर मारा है, कहीं भी जाकर आपने ठोकर मारा, आपके शरीर में चोट आ गया, आपके मस्तिष्क में चोट आ, सिर में चोट आ गया, इसकी वजह से आपका मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब आपने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया, जबकि संविधान ये कहता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता, मतलब जियो और जीने दो। आप स्वयं अपना प्राण त्याग नहीं कर सकते। प्राण लेने का अधिकार, मतलब मृत्यु दंड का अधिकार केवल न्यायालय को और किसी व्यक्ति को मतलब यह अधिकार नहीं दिया गया कि प्राण त्याग दे सकते हो, नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति का प्राण ले सकते हो, नहीं तो खुद से प्राण त्याग दे सकते हो। इसीलिए हेलमेट लगाने का अधिकार आपको, जो हेलमेट, जो पुलिस बार बार, ये प्रशासन आपको बार बार बोलती है कि हेलमेट लगा के चलो, हेलमेट लगा के चलो, ये आपका अधिकार है भाई। आर्टिकल 21 के तहत आप हेलमेट लगाते हो कि ये मेरा मूल अधिकार है, मुझे अपना मतलब कि अपना जीवन बचाना है, मुझे अपना जीवन बचाना, इसलिए मैं हेलमेट लगाता हूँ। आई बात समझ में? तो हेलमेट लगाने का अधिकार, वायु जो ये होता है, जो निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है, गाड़ी के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है, काला धुआं निकलता है, तो इसको जो बोलते हैं प्रशासन, इसको बोलते हैं कि इसको रिपेयर कराओ, काला धुआं नहीं निकलना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जो वातावरण को पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन, ताकि जो पीछे से व्यक्ति आ रहा है उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। तो ये तमाम प्रकार के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 21 से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक होता है। तो पर्सनल लाइबिलिटी, एक और एग्जांपल, एक फनी एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम लोग, मैं एक बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार राज्य में ना बहुत जगह ऐसे प्रांत, मतलब कि बिहार राज्य में कुछ ऐसे जगह है जहां पर शादी विवाह, पकड़ुआ विवाह होता है। आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा फनी एग्जांपल है, आप लोग समझने की कोशिश करना। पकड़ुआ विवाह होता है, कहने के मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो गाँव होते हैं ना, तो जहां वहां पर शादी विवाह, मतलब की कुछ ऐसे लड़कियां होती है जो उनकी शादी विवाह जल्दी नहीं लग रही है, तो वहां पे क्या होता है ना, पुरुषों को पकड़कर जबरदस्ती विवाह करवाया जाता है, जबरदस्ती उनका शादी विवाह करवा दिया जाता है। तो वैसे कंडीशन में, हालांकि पुरुष चाह रहा है कि मेरा मतलब कि मैं, पुरुष का मर्जी है, देखो उसकी मर्जी के खिलाफ अगर शादी विवाह होगा तो कहीं ना कहीं ये उसका अपना मतलब कि उसकी आजादी का उल्लंघन हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। तो कह सकते हैं जो मेरा पर्सनल लाइबिलिटी, जो मुझे इज्जत से जीने की आजादी है, जो मुझे गरिमापूर्ण, मुझे अपने मतलब कि अपने अनुसार जीने की आजादी है, जो मुझे गरिमापूर्ण जीने की आजादी दी गई अनुच्छेद 21 के तहत, मुझे इज्जत से जीने की आजादी, और वो चाह रहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, 5 वर्ष के बाद शादी करना है, या मुझे जीवन भर अभी शादी नहीं करना है, जीवन भर मुझे अभी शादी नहीं करना है, तो यह करूंगा शादी 2-4 साल के बाद करूंगा। तो उस व्यक्ति को अगर जबरदस्ती पकड़ कर विवाह कर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसके पर्सनल लाइबिलिटी का उल्लंघन हो रहा है, उसका मतलब कि उसको जो इज्जत है, इज्जत का सवाल है भाई। जैसे वो उसका अगर पकड़ करके जबरदस्ती विवाह हो जाएगा, तो भाई उसको तो गरिमापूर्ण है ना, उसको तो बोला ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, वो अपने इच्छा अनुसार जी सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो पर्सनल लाइबिलिटी का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। हालांकि ये सब बिहार में देखा जाता है पकड़ा हुआ भी होता है भाई, बिहार स्टेट में ऐसा।
तो यह उसका पर्सनल लाइबिलिटी है। और देखते इसमें एकांत रहने का अधिकार एवं निजता का अधिकार। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो एकांत रहते, किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे एकांत रहने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत एकांत रहने का अधिकार दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एकांत मतलब अकेले रहने का उन्हें अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब वो कहते हैं कि भाई देखो, जो मेरा पर्सनल लाइबिलिटी है, मुझे अच्छा से मतलब कि इज्जत से रहने का जो मुझे अधिकार दिया गया, गरिमापूर्ण रहने का अधिकार दिया गया। अब बोला गया जियो और जीने दो। मैं मतलब कि अपना जीवन में अच्छे से व्यतीत करता हूँ अकेले रहने में, मतलब कि दोस्तों के बीच में या फैमिली के बीच में मैं अच्छे से रह नहीं पाता। ये मेरा जीवन का सवाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। तो ये मुझे एकांत में रहने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकांत रहने पर मतलब अकेले से मैं बात करना, अकेले में रहना, एकांत रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अनुच्छेद 21 के तहत ये आपको अधिकार दिया जाता है, एकांत रहने का अधिकार, है ना, अकेले रहने का अधिकार या एकांत रहने का अधिकार, इवन आपको निजता का अधिकार। इसमें राइट टू प्राइवेसी दिया जाता है। अब देखो, राइट टू प्राइवेसी की बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहले ये समझो, एकांत रहने का अधिकार, एकांत रहने का अधिकार और विदेश भ्रमण का अधिकार। देखो, अनुच्छेद 19 में यह प्रावधान है कि भ्रमण का अधिकार, लेकिन कौन सा भ्रमण? भारत के अंदर किसी भी स्टेट, किसी भी जिला में भ्रमण करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 देता है, लेकिन विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। अब बहुत लोग बोलोगे भाई मेरा जीवन, मेरा पर्सनल लाइबिलिटी है, मुझे इज्जत से जीने का आजादी, और मुझे मेरा इज्जत कैसे बढ़ेगा, मतलब मेरा गरिमापूर्ण है, मुझे गरिमा से रहने का आजादी दी गई है, इज्जत से रहने का आजादी दी गई है, और मैं अपने आप को एक स्वतंत्र तब व्यतीत करता हूँ जब मैं विदेश भ्रमण पे जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे जीवन का मामला है, ये मेरे निजी मतलब की जिंदगी का मामला है, ये मेरे जीवन का मामला है। मैं विदेश भ्रमण पे जाऊंगा, एकांत रहूंगा, तो एकांत रहने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। अर्थात अनुच्छेद 21 के तहत आप विदेश भ्रमण पे जाते हो, आप कहीं भी जाओ, मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, दुबई जाओ, मलेशिया जाओ, इवन आप ब्रिटेन जाओ, कहीं भी जाओ, इवन चाइना, पाकिस्तान, कहीं भी जाओ, आप विदेश भ्रमण पे जाते हो। एक हो गया भारत के अंदर, तो भारत के अंदर कहीं भी घूमने फिरने की आजादी अनुच्छेद 19 देता है, लेकिन विदेश भ्रमण की आजादी अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि आपको जीवन जीने की आजादी दी गई है, आप किसी भी तरीके से आप जीवन जी सकते हो, मतलब आपके भाई आपको जिंदगी दी गई है। अब बोलोगे भाई मतलब कि कह सकते हो कि मैं विदेश भ्रमण पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं विदेश भ्रमण पे जाता हूँ, विदेश घूमने के लिए जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब बोल सकते हो कि एकांत रहने का अधिकार, अकेले रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 और विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप यहाँ पर कोमा लगा के लिख लेना। एकांत रहने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 एवं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मोबाइल है, और कोई व्यक्ति इसमें मेरा पर्सनल फोटो है या फिर किसी प्रकार का इसमें मतलब मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, कोई व्यक्ति मुझसे मोबाइल मांगता है और इसका पासवर्ड पूछता है, क्या मैं उस व्यक्ति को पासवर्ड शेयर करूं? हाँ, मेरी मर्जी होगी तो मैं पासवर्ड दूंगा, लेकिन कोई जबरदस्ती पासवर्ड मांगेगा तो ये मेरा निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा, मेरा हनन होगा। अगर मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान है, कोई भी आपका अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसीलिए आपको जो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसमें जो भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, अगर उसका कोई आपको उसका पासवर्ड मांगता है, जबरदस्ती पासवर्ड मांगता है, इवन कोई इस पर अटैक करता है, साइबर अटैक करता है, और इस पर साइबर अटैक करके, है ना, किसी भी प्रकार से अटैक करके या हैकिंग करके, किसी भी प्रकार से अटैक करके या हैकिंग करके आपको पर्सनल डाटा उठा करके और उसका कोई मिसयूज करता है, तो समझ जाओ उस व्यक्ति का, उस मालिक का किस अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ? उसका अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ। उसका जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, उसका उल्लंघन हुआ। अतः अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब इस आधार पर कोई भी आपका मोबाइल पर कोई साइबर अटैक करता है, कोई हैकिंग का शिकार बनाता है, हैक करके आपका पर्सनल डाटा चुराता है, आपको ये खबर मिल जाता है कि फलाने व्यक्ति ने मेरा मिसयूज किया, मेरा पर्सनल डाटा उठाया, कुछ भी उठाया, इवन आपका फोटो भी उठाया ना, बिना आपके पासवर्ड अनुमति लिए, बिना आपका हैकिंग का जो होता है ना, बिना मुझसे मतलब बिना अनुमति लिए, बिना मुझसे परमिशन लिए मेरा मोबाइल को हैक किया और मेरा पर्सनल डाटा को यूज किया। तो इसके आधार पर अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बोल सकते हो कि अनुच्छेद मेरा 21 का उल्लंघन किया है, जो मेरा निजता का अधिकार ये मेरा उल्लंघन किया, और इसमें मेरा निजी जीवन का मामला है, मेरा जीवन का मामला है। अगर ये कुछ मिसयूज करता है तो मेरे जीवन का बात आ जाएगा, मतलब कि जो बोला गया यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन का आजादी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये किसी बी नाम की कोई महिला के साथ रिलेशनशिप में है। तो ए व्यक्ति का रिलेशनशिप और इसका पर्सनल फोटो ए मोबाइल के में है ना, ए के मोबाइल में। जैसे ए के मोबाइल में जो पर्सनल उसका फोटो है, उसका रिलेशनशिप का फोटो है, और वो लीक होता है, तो भाई इसका तो जीवन का सवाल है ना, इसका तो जीवन फिर नरक बन जाएगा। मतलब कि इसका इज्जत ही क्या रहेगा, और समाज में, सोसाइटी में इसके रिलेशन के बारे में अगर हल्ला हो जाएगा, मतलब पता चलेगा, हमारा जो भारतीय जो कल्चर है ना, जो ये ब्रिटिश, जो ये यूरोपियन कल्चर है, इसको स्वीकार नहीं करता। ये यूरोप का कल्चर है, जो आज के डेट में जो चल रखा है, लिव इन रिलेशन जो चल रखा है, तो हमारा कल्चर नहीं, यूरोप का कल्चर। लेकिन मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नाम कोई व्यक्ति कोई रिलेशनशिप में
रहता है, उस रिलेशनशिप का कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है या कोई पर्सनल फोटो है, अगर ये पर्सनल फोटो कोई अटैक करके इसके मोबाइल पर बिना से परमिशन लिए उसका कोई पर्सनल डाटा लेकर के, पर्सनल फोटो लेकर के वो समाज में, सोसाइटी में अपन फैला देता है, तो कहने का मतलब उसका जो निजता का अधिकार को उसका उल्लंघन किया। और साथ ही साथ ये बोल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी लगा सकता है कि मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। पहला नंबर मेरा निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, और दूसरा नंबर जो मेरा जो बताया गया पर्सनल लाइबिलिटी बताया गया कि इज्जत से रहने का आजादी जो दी गई है अनुच्छेद 21, इसका मेरा उल्लंघन किया गया। इज्जत से जो गरिमापूर्ण आजादी दी गई है कि गरिमापूर्ण से आप रह सकते हो, गरिमा से आप रह सकते हो, कहने का मतलब इज्जत से आप रह सकते हो। अब मेरी इज्जत ही क्या रही, इसने मेरे अटैक के मोबाइल पर और मेरे पर्सनल डाटा को लेकर के समाज में, सोसाइटी में, पूरे गांव टोले मोहल्ले में मेरे मतलब कि पर्सनल डाटा को लेकर के सब जगह फैला दिया। पहला नंबर तो इसने निजता जो मेरा जो राइट टू प्राइवेसी है, जो मेरा निजता का अधिकार उसका उल्लंघन किया, और जो मेरा पर्सनल लाइबिलिटी उसको भी उल्लंघन किया। तो कहने का मतलब उस व्यक्ति को जिसने अटैक किया था, जिस व्यक्ति ने इसके मोबाइल पर अटैक किया था और इसके जो पर्सनल डाटा को उठा करके जो मिसयूज किया था, उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो महिला वो भी आरोप लगा सकते हैं, मतलब कि दोनों डबल आरोप लगाए जाएंगे, 2 आरोप लगाए जाएंगे उस व्यक्ति के ऊपर। तो कहने का मतलब निजता का अधिकार और पर्सनल लाइबिलिटी आपको समझ में आ गया ना, मतलब कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की आजादी दी गई है, आपको इज्जत से जीने की आजादी दी गई है, और प्राण मतलब कि जियो और जीने दो, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल आप एक नदी में कूदने के लिए गए, है ना, एक पुल पर से नदी में कूदने के लिए गए, लेकिन किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया और ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, तो समझ जाओ, और ये प्रशासन के पास लगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तो कहने का मतलब खुद से आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, और नहीं किसी व्यक्ति का प्राण ले सकते हो। तो जियो और जीने दो, दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि पर्सनल लाइबिलिटी, कहने का मतलब इज्जत से जीने की आजादी, इसी में एकांत रहने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार, और निजता का अधिकार। निजता मतलब समझ गए, राइट टू प्राइवेसी। एक और एग्जांपल के माध्यम समझने की कोशिश करते हैं। कोई एक महिला है, एक शादीशुदा महिला है, रात 12 बजे किसी व्यक्ति के साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ वो चैट कर रही है, व्हाट्सएप पे बातें कर रही है। इधर से उसका हस्बैंड आता है, हालांकि ये शादीशुदा महिला है, अब इधर से उसका हस्बैंड आता है और पता चलता है कि किसी के रात के साथ किसी से बातें कर रही है या किसी से चैट कर रही है। अब ये महिला से पूछता है, वो अपने वाइफ से, अपनी पत्नी से पूछता है कि बताओ तुम किससे बातें कर रही थी, किससे चैट कर रही थी, अपना मोबाइल दिखाओ। लेकिन जैसे ही पूछता था, इस महिला ने अपने मोबाइल को बंद कर लेती है, स्विच ऑफ कर लेती है। अब ये पुरुष इससे बार बार पूछता है कि अब तुम अपना पासवर्ड बताओ, अपना ये मोबाइल का पासवर्ड बताओ, लॉक खोलो। तो क्या ये महिला खोल सकते? जी नहीं। वो बोल सकते दिस इज माई राइट टू प्राइवेसी, ये हमारा निजता का अधिकार है, मैं अपना पासवर्ड नहीं खोलूंगी। अब ये मामला कोर्ट में लेके जाता है कि देखो मेरी पत्नी इस प्रकार से ये घटना कर रही है, किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रख रही है, किसी और के साथ ये बातचीत कर रही है। तो ये न्यायालय कहता है कि देखो उसका तो निजता का अधिकार है, वो तो कुछ भी कर सकती है, उसका राइट टू प्राइवेसी है, उसको भी अपनी गरिमापूर्ण जीने की आजादी दी गई, उसको भी पर्सनल लाइबिलिटी दी गई है, उसको भी राइट टू प्राइवेसी दी गई कि ये अपना पासवर्ड नहीं बताएगी, है ना, और इसको भी पर्सनल लाइबिलिटी दी गई, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकती है, घूम फिर सकती है, किसी भी व्यक्ति के साथ ये संबंध बना सकती है, इसकी मर्जी है। लेकिन इस आधार पर इस महिला के साथ तुम डिवोर्स ले सकते हो, तलाक ले सकते हो, क्योंकि एक संबंध को खराब कर रहा है। एक महिला रात को 12 बजे किसी के साथ मतलब बातचीत कर रही है या किसी से मतलब चैट कर रही है, लेकिन वो पासवर्ड मोबाइल बंद कर लेती है। अब यहाँ से उसका पुरुष आता है, उसका मतलब कि हस्बैंड आता है, बोलते कि तुम अपना पासवर्ड का मोबाइल का पासवर्ड बताओ, तो ये तो पासवर्ड नहीं बताएगी क्योंकि उसका राइट टू प्राइवेसी है, उसका निजता का अधिकार है, तो पासवर्ड नहीं बताएगा। इस आधार पर इस ठोस सबूत को लेकर के वो सीधा न्यायालय में पहुंचेगा, वो पुरुष, उसका हस्बैंड पहुंचेगा, इस आधार पर उस महिला से वो तलाक ले सकता है। कहने का मतलब कोई एक महिला अवैध संबंध रखती है, किसी दूसरे पुरुष के साथ अगर बातचीत करती है, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, तो उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा। पहला नंबर, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा। लेकिन अगर ये पुरुष चाहेगा तो इसे तलाक ले सकता है। किस आधार पर? क्योंकि ये अवैध संबंध रख रहा है, उस संबंध को खराब कर रहा है, तो इसके ऊपर नहीं एफआईआर होगा, किसी प्रकार का केस नहीं होगा। किस आधार पर केस नहीं होगा? क्योंकि उसका निजता का अधिकार है, वो कुछ भी कर सकती है, अपना मोबाइल को प्रोटेक्ट कर सकती है, किसी को पासवर्ड नहीं बता सकती है, और उसको पर्सनल लाइबिलिटी दी गई है, मतलब उसको गरिमा इज्जत से जीने की आजादी, उसको जो मर्जी आएगा वो करेगी वो, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई एफआईआर नहीं कर सकता। लेकिन पुरुष चाहेगा तो इस आधार पर वो तलाक ले सकता है। आई बात समझ में? एक केस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली का भी सीएम है केजरीवाल को जब आरोप लगा था, शराब घोटाले का जब आरोप लगा था, तो उनके पास एक आईफोन था। तो सीबीआई जब ईडी का जब उनके ऊपर रेड पड़ा था, तो उनके मोबाइल में बहुत सारे उसके डॉक्यूमेंट थे, बहुत सारे उनके मोबाइल में था कुछ। तो उन्होंने लगा कि चलो इस मोबाइल से कुछ देखते हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाए। तो जो ईडी का जो रेड पड़ा, तो उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाता। वो था आईफोन था, तो आईफोन को जब्त कर लिया गया। अब उनसे पूछा जाता है, केजरीवाल से पूछा जाता है कि अपना आईफोन का पासवर्ड बताओ। तो केजरीवाल कहते हैं दिस इज माय राइट टू प्राइवेसी, ये मेरा निजता का अधिकार है, मैं अपना पासवर्ड नहीं बताऊंगा। तो ईडी सिवाय उनका मोबाइल जब्त कर लेता है। अब आईफोन का क्या खासियत है ना कि उसका पासवर्ड आप तोड़ नहीं सकते। अब तोड़ने की कोशिश करते हो, अगर पासवर्ड टूट जाता है तो उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, सारे डिलीट हो जाएगा, सारे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है। अगर इसका पासवर्ड आप तोड़ते हो या हैकिंग करते हो ना, तो इसका पासवर्ड टूटेगा, अंदर का डॉक्यूमेंट जो भी अंदर का जो भी इन्फॉर्मेशन वो सारा का सारा सेफ रहेगा।
यही खासियत होता है आईफोन। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, जितने बड़े बड़े नेता या सेलिब्रिटीज होते हैं, इसलिए वो आईफोन रखते हैं, क्योंकि उसका जो पासवर्ड होता है ना, किसी भी तरह से अगर मोबाइल खो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल खो गया ना, तो इसके अंदर जो डाटा है ना उसके साथ मिसयूज हो सकता है, लेकिन आईफोन के साथ ऐसा नहीं होगा। और उसका पासवर्ड, तो पासवर्ड कैसे पता चलेगा, उसको पासवर्ड मालूम होता है तो पासवर्ड के जरिए मोबाइल खोलेगा। लेकिन जैसे वो पासवर्ड तोड़ता है आईफोन का, तो उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी उसके अंदर फाइल है, सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए जब केजरीवाल पर जब शराब घोटाले का जब आरोप लगाया था, ईडी का जो उस पर छापा मारा गया था, मतलब कि जब रेड लगा था, तो उनका आईफोन जब्त किया गया था। उनसे पासवर्ड पूछे कि बता पासवर्ड, तो उन्होंने बोला कि मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ये मेरा निजता का अधिकार है। तो पासवर्ड नहीं तो पासवर्ड डिलीट कर सकते हैं। और पासवर्ड को रीसेट करने की कोशिश किया, अगर पासवर्ड को किसी भी तरह से क्रैक करने की कोशिश किया, तो सारा इन्फॉर्मेशन अंदर का डिलीट हो जाएगा। तो ये होगी, कितने सारे मैंने एग्जांपल दिए। पहले मैंने बताया हमको रिलेशनशिप का, और कोई व्यक्ति अगर अवैध संबंध रखता है तो उसका निजता का अधिकार हो सकता है, उसका पर्सनल लायबिलिटी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर तलाक का कारण बन सकता है। केजरीवाल का उदाहरण मैंने आपको दिया, और भी बहुत सारा निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है। अगर मेरा कोई इस पर कोई साइबर अटैक करता, कोई हैकिंग करता, तो इस आधार पर मेरा निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ रीट जारी करके। अब देखो अनुच्छेद 21 के का देखो, शिक्षा का अधिकार, देखो ये संशोधन करके इसमें बढ़ाया गया। देखो संविधान में ABCD करके जहां भी आ जाए समझ जाना संशोधन करके उसे जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 के क्लोज फर्स्ट में देखते हैं, क्लोज ए में देखते हैं, तो शिक्षा का अधिकार राज्य द्वारा, स्टेट के द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14, देखो आप लोग आधार कार्ड बनाते हो, तो आधार कार्ड जो लोग वाला आधार कार्ड होता है ना, तो आधार कार्ड के पीछे में लिखा होगा कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक कि मैट्रिक की परीक्षा, मतलब कि मैट्रिक तक पढ़ा देना अनिवार्य, मतलब अनिवार्य रूप से मैट्रिक की परीक्षा करवा देना चाहिए, मैट्रिक तक आराम से पढ़वा देना चाहिए उन बच्चों को। इधर मैं बताऊं, इधर ठीक है। तो आधार कार्ड में लिखा हुआ था, पीछे उसके बैक साइड में आप देखोगे तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मैट्रिक की शिक्षा अनिवार्य रूप से करवा देना चाहिए, ये पीछे लिखा होता है। ये राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क, मतलब अनिवार्य रूप से, मतलब कि नेसेसरी होना चाहिए, और निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए। कब तक? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए। और इसी में लिखा गया कि 0 वर्ष से, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों, मतलब बच्चों के 0 वर्ष, मतलब कि 1 साल से लेकर के 6 वर्ष बच्चों के लिए उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। ना केवल 6 से 14 वर्ष के लिए एजुकेशन पर ध्यान जाएगा, बल्कि जो मतलब कि जो स्टार्टिंग से होता है, जो बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से या 6 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं, तो उनका पोलियो का टीका लगाया जाता है, खासरा का पोलियो का टीका लगाया जाता है, खासरा का टीका लगाया जाता है। क्या जो पोलियो को जो टीका लगाया जाता है, जो घर घर आते हैं लगाने के लिए, क्या उसके बदले में कोई चार्ज लिया जाता है? जी नहीं। तो इसी में प्रावधान है, अनुच्छेद 21 क्लॉज ए में प्रावधान है कि जो स्टार्टिंग जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के लिए बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये बातें लिखी गई है, ये बातें कहां प्रावधान है? ये चीजें प्रावधान है अनुच्छेद 21 के ए में प्रावधान है। अब देखते हैं अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण में बचाओ। कुछ दशाओं में कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, जब गिरफ्तारी किया जाता है तो उसके संरक्षण दिया जाता है, उसका बचाव किया जाता है। अब सोचो, कल्पना करो, पुलिस के द्वारा, ये प्रशासन के द्वारा कौन सी कंडीशन में बचाव किया जाएगा? आप कोई बड़ा क्राइम करते हो, ताकि उस समय आपका बचाव किया जाएगा? जी नहीं, उस समय आपको लाठी चलाया जाएगा, मतलब कि लाठी चलाया नहीं जाएगा। तो जब कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, जब आप कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां अपराधी लोग बड़ा क्राइम करते हैं, जब बड़ा क्राइम किया जाता है तो उसमें संरक्षण नहीं किया जाता, उसमें बचाव नहीं दिया जाता। तो जो जमीनी मामला होता है, जो छोटे मोटे जो केस होते हैं, जो जमीनी मामला होता है, जो जिसको हम बोलते हैं दीवानी केस, सिविल केस बोला जाता है, तो सिविल केस छोटा मोटा अपराध में आता है। तो जो सिविल केस होता है, जो छोटे मोटे जो केस होते हैं उसमें संरक्षण दिया जाता है। तो अनुच्छेद 22 में लिखा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण। तो जो बड़े क्राइम होते हैं, जो बड़े अपराध होते हैं, उसमें संरक्षण, उसमें बचाव नहीं किया जाता है। लेकिन जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं उसमें संरक्षण, उसमें बचाव दिया जाता है। क्या बचाव दिया जाता है? देखो, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आए तो अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो, लेकिन कब? अब सोचो, किसी का आपको मर्डर करोगे, किसी का आप मर्डर करोगे, या किसी का एसिड अटैक हो गया, या मर्डर हो गया, या फिर समझ लो किसी का किडनैपिंग करोगे। अब सोचो, किसी का आप लोगों ने किडनैपिंग किया, आपने किसी का किडनैपिंग किया, उसके बाद अब पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है। अब पूछते कि बताओ मुझे किस कारण से अरेस्ट करने के लिए आए हो, तो भाई पुलिस वहां पर कारण के साथ साथ बताएगी, थप्पड़ मार के बताएगी। आपने किसी का किडनैप किया और पुलिस से पूछ रहे हो, प्रशासन से पूछ रहे हो कि मुझे किस वजह से अरेस्ट किया
किया जा रहा है, सोचो, कल्पना करो। लेकिन आपके ऊपर दीवानी मामला होता है, कोई सिविल केस होता है, छोटा मोटा केस होता है, तो उस अवस्था में अगर कोई पुलिस आपके अरेस्ट करने के लिए आती है, गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो कि भाई किस बात पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो छोटे मोटे जो केस होते हैं ना, जो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आपके पड़ोसी कोई फेक एफआईआर करवा दिया जाता है, या किसी भी कारण से आपके ऊपर फेक एफआईआर हो गया, तो उस अवस्था में पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है। तो वैसी अवस्था में, हालांकि पुलिस को क्या पता कि फेक एफआईआर हुआ है कि रियल एफआईआर हुआ है, तो वैसी अवस्था में गिरफ्तारी के कारण जान सकते हो। क्योंकि बताइए कि मेरा गिरफ्तारी हो रहा है, उस गिरफ्तारी होने के क्या कारण है, किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन कल्पना करो, आपने बड़े अपराध किया, किसी का मर्डर किया, ये एसिड अटैक किया, या आप लोगों ने किडनैपिंग किया, या बैंक लूटा है आप लोगों ने, या चोरी किया है, डकैती किया, उस आधार पर अगर पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ रही है, उस आधार पर आप उस समय पूछते हो कि बताइए सर, प्रशासन से पूछते हो कि बताइए सर किस आधार पर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसे में आपको बताया नहीं जाएगा। आपको मतलब कि कहने का मतलब आपको वैसा बताया जाएगा, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब गिरफ्तारी का कारण तभी जान सकते हो जब आप सिविल केस करते हो, छोटे मोटे केस करते हो। तो अपने रुचि के वकील, मामला कोर्ट में प्रस्तुत करने का अधिकार, अपने रुचि के मतलब अपने मनपसंद का वकील आप चयन कर सकते हो और कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका कोई छोटा मोटा केस हुआ, सिविल केस हुआ या फेक एफआईआर हुआ, तो वैसे अवस्था में कोई क्लोजली अगर कोई वकील से कॉन्टेक्ट हो सके तो अपने पसंद के वकील से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और न्यायालय में प्रस्तुत करवा सकते हो। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुति करने का अधिकार। अब देखो, 24 घंटे के अंदर अगर आज 3 बजे अरेस्ट हुआ है, तो कल प्रशासन 3 बजे न्यायालय, हालांकि कल 3 बजे हो सकता है, या कभी कभी 48 घंटे भी समय ले लिया जाता है। लेकिन 48 घंटे का समय कब लगता है? देखो, आज सैटरडे को, आज शनिवार को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, हो सकता है कल संडे आ जाए, या कोई हॉलीडे आ जाए, कोई छुट्टी आ जाए, या कोई पर्व त्योहार आ जाए, या पुलिस किसी और चीज में मतलब कि किसी और चीज में बिजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर थाना है, और इस थाने में आपको अरेस्ट किया गया, लेकिन पता चला अगले दिन यहाँ पर कोई रैली गुजरने वाली है, कोई बहुत मतलब बड़ी रैली गुजरने वाली है, और हो सकता है वहां पर विवाद होने वाला है। तो वैसे स्थिति में आपको 24 घंटे में थाने मतलब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पहला नंबर, कोई अगले दिन छुट्टी हो जाए, 24 घंटे के अंदर अगले दिन छुट्टी हो जाए, किसी भी कारण से कोई छुट्टी हो जाए, या कोई पर्व त्योहार आ जाए, या कोई खास रैली यहाँ पर गुजरने वाला है, रैली किसी का भी हो सकता है, या कोई धर्म से संबंधित रैली हो सकता है, या फिर तो कोई नेता का रैली हो सकता है, किसी प्रकार रैली हो सकता है। और इसके अलावा कोई अगले सैटरडे को अरेस्ट किया गया, हो सकता है संडे हो जाए, है ना, कोई संडे हो जाए। तो वैसे स्थिति में 24 घंटे की जगह 48 घंटे भी लग सकता है, 72 घंटे भी लग सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर अवकाश अथवा यात्रा में लगा समय शामिल नहीं होगा। तो जो यात्रा में जो मतलब समय जा रहा है, फॉर एग्जांपल तो 24 घंटा 3 बजे ही हो गया, अब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया 5 बजे, तो जो यात्रा में मतलब कि जो न्यायालय में जो ले जाया जा रहा है, तो यात्रा के दौरान यात्रा में लगा समय शामिल नहीं होगा। तो कहा गया आर्टिकल 22 में कहा गया, अनुच्छेद 22 में कहा गया, अनुच्छेद 22 में कहा गया कि जो भी अपराधी होगा जिसके ऊपर एफआईआर हुआ, तो इसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट। अगर आपने सिविल केस किया है या आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, फेक एफआईआर हुआ है, तो आप पुलिस को बोल सकते हो कि 24 घंटे के अंदर मुझे न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए, और अपने मनपसंद के वकील भी रह सकते हो। चलो भाई, अनुच्छेद 22 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट, यहाँ राइट टू हो जाएगा, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 और 24 आता है। तो देखो, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव का दुर्व्यवहार, बेगारी, बलात्संग का प्रतिषेध मीन्स प्रतिबंध, रोक लगाया गया। तो मानव का दुर्व्यवहार मीन्स कि गलत काम नहीं करवा सकते, मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा गलत काम नहीं करवा सकते, किसी गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं करवा सकते। बेगारी मीन्स क्या होता है? अब पता चला कि किसी मजदूर का उठा के लाते हो, दिन भर उससे काम करवाते हो, आसाम होता है उसे 100 रुपया देकर उसको भेजवा देते हो। अब बताओ, ये उचित होगा या अनुचित होगा? ये तो भाई गलत काम है ना, कि आप पूरा दिन भर आप लोगों ने काम करवाया और रात को शाम के समय आप लोगों ने 100 या 200 रुपया देकर उसे भेजवा दिया, छुट्टी करवा दिया। या फिर तो आप किसी रिक्शे पर बैठते हो, ई रिक्शा पर बैठते हो या रिक्शे पर बैठते हो, और उसका अपना खून पसीने का कमाई है। अब रिक्शे से जाते हो, उसने बोला कि 50 रुपए चार्ज है। अब जैसे ही जाते हो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आप जाते हो, अब उसे 10 रुपए थमा देते हो। अब बोलते 40 रुपए, उसने बेचारे ने 40 रुपए बोला था, आप लोगों ने 10 रुपए दे दिया। तो ये हो गया बेगारी। तो किसी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवा सकते, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, ये उसका मौलिक अधिकार है। दुर्व्यवहार में उससे गलत काम नहीं करवा सकते। गलत काम कहने का मतलब किसी से इलीगल काम नहीं करवा सकते, जो कानून के, संविधान के खिलाफ है। पता चला किसी व्यक्ति को उठा करके बोला कि वो तुम जाओ इसके घर में चोरी करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर में अटैक करेंगे, तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। किसी को डरा धमका करके, ये इमोशनल ब्लैकमेल करवा करके उसे दुर्व्यवहार नहीं करवा सकते, गलत काम नहीं करवा सकते। तो मानवों का दुर्व्यवहार मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत काम नहीं करवा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते। बेगारी मतलब कम पैसों पर काम नहीं करवा सकते। बलात्संग कहने का मतलब, कह लो बलात्संग मतलब कहने का मतलब कि जो होते हैं जो छोटे, मतलब कि बलात्संग इसको समझ लो, बलात्संग इसको मैं किस तरीके से बताऊं, तस्करी। हाँ,
ब्लास्फेमी मीन्स तस्करी, समझ लीजिए तस्करी, जो मानवों का जो व्यापार होता है, जो बेचा जाता है, जैसे कि छोटे बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान बेच दिया जाता है, या महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेच दिया जाता है, जो तस्करी कहा जाता है। तो आप तस्करी नहीं कर सकते, बलात्कार नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 23 में वर्णन है। अनुच्छेद 24 क्या कहते हैं? कारखाने आदि में बच्चों का नियोजन पर प्रतिबंध। अब देखो साधारण भाषा समझने की कोशिश करो, जो छोटे बच्चे होते हैं, अब छोटे बच्चे कहने का मतलब 14 वर्ष से जो कम के आयु के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे से आप गलत मतलब कि खतरनाक कामों में इन्वॉल्व नहीं करवा सकते, खतरनाक कामों में नहीं करवा सकते। जैसे कि कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते, जो कोयला जो खदान होता है जहां से कोयला निकाला जाता है, तो कोयला में बहुत खतरनाक गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। मीथेन बोले तो CH4। अब मीथेन गैस देखो, जो कोयला खदान होता है जहां से कोयला निकाला जाता है, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत घातक गैस होता है, बहुत ज्यादा मतलब कि जानलेवा गैस होता है। एक मीथेन गैस भी बहुत खतरनाक गैस होता है। मीथेन गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसके अलावा तमाम प्रकार के गैस वहां निकलते रहते हैं। तो वैसे स्थिति में खदानों में जहां से कोयला निकाला जाता है, या पटाखे जहां पर पटाखा बनाया जाता है ना, जो पटाखे के जो बुरादे होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, तो वैसे चीजों में आप बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। इसके अलावा जो कालीन उद्योग होता है, जो कालीन जहां पर कालीन बनाया जाता है, कालीन उद्योग, जो आप लोग कालीन जो बिछाया जाता है ना, तो जहां कालीन उद्योग होता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वहां भी बच्चों को काम नहीं करवा सकते। सीधा समझने की कोशिश करो ना, जो खतरनाक काम होते हैं उन कामों पर बच्चों को नियोजन नहीं करवा सकते, खतरनाक कामों में बच्चों को नियोजन नहीं करवा सकते, बच्चों से काम नहीं करवा सकते खतरनाक कामों में। ये अनुच्छेद 24 है। अगर प्रशासन के द्वारा देखा जाता है तो उसके ऊपर इलीगल घोषित करके कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। अब देखो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? सभी व्यक्ति को अंतःकरण स्वतंत्रता। अंतःकरण क्या मतलब, कहने का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कोई हिंदू धर्म है, कोई हिंदू है और किसी व्यक्ति को, अगर कोई मुस्लिम का कोई चीज अगर उसका कल्चर अच्छा लगता है, तो आप क्या कीजिए, हिंदू है तो हिंदू में ही रहिए, धर्म परिवर्तन मत कीजिए, लेकिन अंतःकरण कीजिए, मन उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी चीज का अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स नाम को के धर्म है, मैं नाम नहीं लेता, एक्स नाम को के धर्म है, और उसे बाई धर्म को मतलब कोई बाई धर्म का कोई उसका कोई कल्चर अच्छा लगता है ना, उसको अच्छा लगता है, तो ये क्या कहता है कि आप इसको हालांकि परिवर्तन कर सकते हो, धर्म परिवर्तन करने की आपको आजादी दी गई है, लेकिन इसमें बताया कि आप धर्म परिवर्तन मत करो, अंतःकरण करो, आप अपना धर्म परिवर्तन मत करो, आप मन ही मन इस कल्चर को अपनाने की कोशिश करो, इस कल्चर को फॉलो करो, लेकिन धर्म परिवर्तन मत करो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन करना चाहिए तब धर्म परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब कि धर्म, अगर कोई एक्स नाम का धर्म है, कोई हिंदू धर्म है, और फॉर एग्जांपल इसे मुस्लिम धर्म का कुछ कल्चर पसंद आता है तो इसे फॉलो कर सकता है। कोई मुस्लिम धर्म है और मुस्लिम धर्म को कीर्तन करना अच्छा लगता है, मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है, उसे टीका लगाना अच्छा लगता है, कीर्तन करना अच्छा लगता है, पूजा पाठ करना अच्छा लगता है ना, मतलब दुर्गा पाठ करना अच्छा लगता है, हनुमान चालीसा मतलब उसका पाठ करना अच्छा लगता है, तो वो कर सकता है, वो व्यक्ति अंतःकरण कर सकता है। अगर वो चाहेगा धर्म परिवर्तन तो धर्म परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन ये अनुच्छेद 25 कहता है कि आप धर्म परिवर्तन क्यों करोगे? अपना धर्म भाई, तुम्हारा धर्म है तो अपने धर्म को फॉलो करो, लेकिन अगर लगता है कि दूसरे धर्म को अगर उसका कल्चर अच्छा लगता है तो उस धर्म का अंतःकरण कर सकते हो, मन ही मन उस धर्म का कल्चर को अपना सकते हो। तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है, अपने धर्म को अपना मान सकते हो, धर्म को मानने का अधिकार आ गया, आचरण करने का अधिकार रखा गया, प्रचार करने का अधिकार। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, जो संत जो होते हैं, जो बाबा लोग जो होते हैं, बहुत सारे जो संत होते हैं जो प्रचार करते हैं, मंच लगाते हैं, जैसे कि भागवत गीता का पाठ करते हैं, बहुत बड़े जो मंच पर देखो, जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा बाबा बागेश्वर धाम, जो ये धाम जो लगाया जाता है, क्या और कुछ दिक्कत है? तो जो बहुत बड़ा मंच लगाया जाता है, जो धर्म का मंच लगाया जाता है, धार्मिक मंच लगाया जाता है और धर्म का प्रचार किया जा रहा है, तो किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? अनुच्छेद 25 के तहत आप वर्णन है, अनुच्छेद 25 में ही आपको अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 26 देखते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। तो माफ करना, ये जो मंच लगाया जाता है, जो जागरण हो गया या यज्ञ हो गया और जो धर्म का प्रचार हो गया, जो मंच लगाया जाता है ना, तो ये धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया। लेकिन जो प्रचार करने की जब बात आती है, जैसे बाबा बागेश्वर धाम, जो हिंदू राष्ट्र के जो बोलते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो इस प्रकार से धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का हो गया या मुस्लिम किसी भी धर्म का, जो धर्म प्रचार करने का अधिकार देगा अनुच्छेद 25। आप लोग जुलूस में लोग झंडा लेकर के निकलते हो, तो झंडा लेकर के चलने का आजादी, एक प्रकार समझ लीजिए अपने धर्म को, अपने कल्चर को प्रमोट करने का अधिकार दिया गया, अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25। लेकिन धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, कहने का मतलब यज्ञ करने का अधिकार, जागरण करने का अधिकार, मंच लगाने का अधिकार, और इसके अलावा बहुत सारा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं,
जो बीच में हवन हवन करने का अधिकार, धार्मिक कार्यों को प्रबंध, कहने का मतलब यज्ञ करने का अधिकार, जागरण करने का अधिकार, हवन करने का अधिकार, ये तमाम प्रकार का जो धार्मिक कार्यों का जो प्रबंध है, जो अधिकार दिया गया अनुच्छेद 26 में दिया गया। आप यज्ञ करवाते हो, जागरण करवाते हो, इसके अलावा हवन करवाते हो, तो हवन एक प्रकार से क्या है, धार्मिक कार्य। तो हवन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 26 में वर्णन है। आप बोलोगे कि मैं अपने घर में हवन करवा रहा हूँ, ये हवन कर, ये पिंड दान करवाते हैं, बहुत लोग पिंड दान करवाते हैं, हवन करवाते हैं, तो ये तमाम प्रकार दुर्गा पाठ करते हैं, तो ये धार्मिक कार्य के लिए प्रबंध करने का अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया। चलो भैया अनुच्छेद 27 देखते हैं। किसी धर्म को विशेष उन्नति हेतु किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाने का निषेध है। देखो अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी धर्म विशेष की उन्नति, उन्नति मीन्स विकास, विकास हेतु मीन्स के लिए, विकास के लिए किसी भी व्यक्ति पर कर मीन्स टैक्स, टैक्स लगाने का निषेध है। निषेध मीन्स मना है, किंतु शुल्क लगाया जा सकता है। देखो शुल्क और टैक्स में अंतर होता है। शुल्क मीन्स होता है फीस और टैक्स मीन्स हो गया कर, टैक्स। फॉर एग्जाम्पल यहां समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। कोई एक यहाँ पर मंदिर है, मंदिर है तो मंदिर का विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, मतलब किसी प्रकार से टैक्स वसूला नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे ये पैसा नहीं लिया जाएगा कि हमें मंदिर का विकास करना है, जबरदस्ती आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने कहीं कहीं पर देखा होगा कि इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए फीस लिया जाएगा, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए आपसे फीस लिया जाएगा। तो ये प्रकार से शुल्क हुआ। उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, साफ सफाई वाले काम करते हैं, बहुत सारे पंडित लोग काम करते हैं, तो इन लोग की सैलरी कहाँ से दी जाएगी, आप लोग के द्वारा दी जाएगी ना। तो इसमें शुल्क लिया जाता है, जो प्रवेश है ना, प्रवेश बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, जो धार्मिक जो स्थान होता है, बहुत सारे ऐसा मंदिर है, तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए ना आपसे शुल्क लिया जाएगा। प्रवेश शुल्क मतलब कि यहाँ पर एंट्री फीस लिया जाएगा, इंग्लिश में एंट्री फीस बोला जाता है। तो आपसे एंट्री फीस लिया जाएगा। एंट्री फीस 20 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है। तो ये टैक्स नहीं है, वो शुल्क हो गया। ये एक प्रकार से शुल्क हो गया, ये एक प्रकार से क्या हो, फीस हो गया, टैक्स नहीं है, फीस हो गया। लेकिन यहाँ इस अनुच्छेद 27 में ये वर्णन है कि किसी भी धार्मिक उत्थान के लिए, ये धार्मिक चीजों के लिए, विकास के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपसे फीस लिया जाएगा, एंट्री फीस लिया जाएगा। जैसे कि अभी अयोध्या में राम मंदिर है, तो राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए हालांकि वहां फीस नहीं लिया जाता, शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन कल्पना करो वहां शुल्क अगर लेना शुरू कर तो शुल्क ले सकते हैं, एंट्री फीस ले सकते हैं। लेकिन इस अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके नाम से टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती है, टैक्स नहीं लिया जा सकता, लेकिन शुल्क लिया जा सकता है। आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में एक व्यक्ति मिलेगा मोहम्मद बिन कासिम। आप लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे तो उसमें जब अरबों का आक्रमण पढ़ोगे तो उसमें एक व्यक्ति मिलेगा मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको एक जजिया कर लगाया जाएगा, जो कि एक धर्म के विशेष के आधार पर कर लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, जिसका नाम है जजिया कर। जजिया कर एक नॉन मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है, जो मुस्लिम नहीं है, जो लोग मुस्लिम नहीं है उस पर टैक्स लगाया जाता था, जजिया कर। जजिया कर एक प्रकार से नॉन मुस्लिम टैक्स हुआ करता था। तो एक धर्म मतलब कि एक धर्म के आधार पर वो टैक्स लगाया जाता था उस पर। तो आप लोग पढ़ोगे, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा। तो जजिया कर क्या था, एक नॉन मुस्लिम टैक्स था। तो इस प्रकार से ना धर्म के आधार पर वो टैक्स लगाया नहीं जाएगा, मतलब किसी भी धर्म विशेष की उन्नति है तो टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन फीस, एंट्री फीस लिया जा सकता है आपसे। लिया भी ऐसे जरूरी नहीं कि लिया जाएगा, लेकिन कहीं पर लिया जा सकता है, कहीं पर नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि फीस लिया जा सकता है। अनुच्छेद 28 देखते हैं। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना प्रार्थना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखो कुछ संस्थानों में कुछ इंस्टीट्यूट में देखो सब आ गए, कोचिंग क्लास भी आ गया, स्कूल भी आ गया, कॉलेज भी आ गया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब, अगर मैं हिंदू धर्म से हूँ, कोई मुस्लिम धर्म से, तो कोई मुस्लिम धर्म से, कोई हिंदू धर्म से, तो जैसे प्रार्थना होता है तो कोई कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भाई मैं मुस्लिम धर्म से हूं, मैं प्रार्थना क्यों करूं, है ना, मैं प्रार्थना क्यों करूं। तो उन्हें आजादी दी गई। और क्या आजादी दी गई, क्या उन्हें स्वतंत्र फ्रीडम दी गई। तो यहाँ पर देखो धार्मिक शिक्षा अथवा उपासना प्रार्थना में भाग लेने बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वो स्वयं सहमति दे तो वो धार्मिक शिक्षा व उपासना हेतु बाध्य। फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट स्कूल है और उसमें कोई धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, और धार्मिक हिंदू धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, लेकिन कोई इसमें मुस्लिम व्यक्ति है, कोई इसमें मुस्लिम स्टूडेंट है ना, कोई इसमें मुस्लिम स्टूडेंट है, और बोल रहा है कि भाई मुझे ये जो हिंदू जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है मैं शिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। तो इसको ऊपर कोई रोक मतलब कि इसको वाध्य नहीं किया जाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। और वो स्वयं अनुमति दे दे, मतलब स्वयं सहमति दे दे, अगर वो अनुमति दे देता कि हाँ मैं इस शिक्षा को ग्रहण करूंगा, तब उसको बाध्य कर सकते हो, मतलब उस पर जबरदस्ती, मतलब उसको बाध्य नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा अथवा उपासना बोले तो प्रार्थना में कोई व्यक्ति
कोई स्टूडेंट है और वो शामिल नहीं हो रहा है ना, कोई मुस्लिम समुदाय का कोई स्टूडेंट है अगर वो प्रार्थना में शामिल नहीं हो रहा है तो उसे जबरदस्ती प्रार्थना में शामिल नहीं करवा सकते। बहुत सारे आप लोग ऐसा केसेस देखोगे कि बहुत सारे मुस्लिम है ना कि जयकारा नहीं लगाते, प्रार्थना में होता है ना कोई स्कूल में जयकारा लगाया जाता है तो जयकारा नहीं लगाते और उसे मतलब कि उसे वाद भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 28 ये कहता है कि धार्मिक शिक्षा मतलब कि जो रिलीजियस जो एजुकेशन होता है, धार्मिक शिक्षा अथवा उपासना बोले तो प्रार्थना में भाग लेने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। यदि वह स्वयं सहमति दे दे तो वह धार्मिक शिक्षा व उपासना हेतु बाध्य। अगर वो स्वयं अनुमति दे देता है, स्वयं सहमति दे देता है तो वो शिक्षा में मतलब कि धार्मिक शिक्षा में भाग ले सकता है, प्रार्थना में भाग ले सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रगान की बात आता है, नेशनल एंथम की बात आ सकता है, तो वहां पर ये सब चीजें मायने नहीं रख सकता। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब कोई मतलब नहीं है। अब राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रीय गान हो रहा है तो सभी व्यक्तियों को शामिल करना होगा, सभी व्यक्तियों को शामिल होना होगा और उनका सम्मान करना होगा राष्ट्रीय गान के। तो जब भी नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है तो सभी व्यक्तियों को भाग लेना पड़ता है। वहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। जब भी राष्ट्रीय गान होता है तो सभी व्यक्तियों को उसमें भाग लेना पड़ता है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, जो सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे कि सरकारी कॉलेज हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नोट यहाँ पर देखो लिखा हो, संस्कृत, उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं का ज्ञान दिया जा सकता है, क्योंकि ये केवल भाषा, धार्मिक शिक्षा नहीं है। कोई संस्कृत का एजुकेशन दिया जा रहा है, संस्कृत भाषा सिखाया जा रहा है, उर्दू सिखाया जा रहा है, फारसी सिखाया जा रहा है, तो ये प्रकार से भाषा है, ये धर्म नहीं है, ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये प्रकार से भाषा है। तो कहने का मतलब जो भी सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। वहां दुर्गा पाठ नहीं सिखाया जाएगा, हनुमान चालीसा नहीं सिखाया जाएगा, भागवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। वहां मतलब कि धार्मिक समझ लीजिए, सरकारी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जब बात आ जाए प्राइवेट स्कूल कॉलेज की, तो भाई प्राइवेट है तो वहां कुछ भी सिखाया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा तो या फिर मतलब कुछ भी शिक्षा वहां पर दी जा सकती है, क्योंकि वो प्राइवेट है, प्राइवेट पे ये लागू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सरकारी कॉलेज है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, सरकारी स्कूल है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन संस्कृत, उर्दू, फारसी ये भाषा है, भाषा को सिखाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 28 यहां पर समाप्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अनुच्छेद 31 देखते हैं। आज तक 31 तक यहां पर देखेंगे, फिर 32 को अगले दिन देखेंगे। तो देखो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया। तो अनुच्छेद 29 देखते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा एवं लिपि संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार। देखो ये हमें अधिकार देता है, अनुच्छेद 29 हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने राष्ट्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में आप बातचीत करें, वार्तालाप करें, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि हमारा जो भाषा है, हमारी जो ओरिजिन है, हिंदी भाषा से ओरिजिन, इंग्लिश हमारा नहीं है। जो ब्रिटिश अंग्रेज आया तब ना हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख गए। तो हम लोग को जो ओरिजिन बोला जाए तो हमारी संस्कृत ओरिजिन है, लेकिन जब बोला जाए कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो लिपि है, हिंदी की भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसको अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति, हमारा कल्चर क्या, हमारे राज्य का क्या कल्चर है, हमारे जिला का क्या कल्चर, जिस स्थान पे या जिस लोकेशन पर आप रहते हो, जिस स्थान पे रहते हो, उसका कल्चर क्या, उस सोसाइटी का क्या कल्चर है, उस समाज का क्या कल्चर है, संस्कृति क्या, उसको बनाए रखने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे तिलक लगाने का जो मुझे अधिकार दिया गया, जो हमारी संस्कृति, पगड़ी पहनने का जो संस्कृति है, धोती कुर्ता पहनने की जो संस्कृति है, तो जो हमारी संस्कृति, हमारी जो कल्चर है, तो आप लोग बिहार में लोग रहते होंगे, तो इस प्रकार से पगड़ी मतलब कि गमछा को पगड़ी बांधने का जो हमारा कल्चर है, ये हमारा बिहारी का कल्चर है। गमछा रखने का अधिकार, धोती कुर्ता पहनने का अधिकार, दिस इज माई कल्चर, नॉट दिस इज माई कल्चर, दिस इज माई फंडामेंटल राइट। ये केवल हमारा कल्चर ही नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमें अधिकार देता है कि हम पगड़ी पहन सकते हैं, हम गमछा रख सकते हैं, धोती कुर्ता पहन सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमें अधिकार देता है। किसके तहत? अनुच्छेद 29 के साथ ये हमें अधिकार देता है जो आपका संस्कृति है उसको बचाए रखना, और जो आपका भाषा है, जो आपका लिपि है, उसको भी बचाए रखना आपको। इसीलिए कहता हूँ जब भी अपना वार्तालाप करो, जब भी अपने दोस्तों के बीच में या अपने परिवार के बीच में जब भी वार्तालाप करो, तो हिंदी में वार्तालाप करो, बातचीत करो, क्योंकि हमारा अपना भाषा है। और ये अनुच्छेद ये व्याख्या करता है कि अपनी भाषा, अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 में वर्णन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 30 में क्या वर्णन है। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखो अल्पसंख्यक वर्ग जिसकी जनसंख्या कम है, जिनकी एक होता है मेजोरिटी, होता है एक माइनॉरिटी होता है। माइनॉरिटी में जो अल्पसंख्यक अल्प वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जिनकी जनसंख्या कम है, वैसे वर्ग अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं, मतलब कि नियंत्रण कर सकते हैं, उसको शिक्षा संस्थान को चला सकते हैं। कहने का मतलब वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपना कॉलेज खोल सकते हैं, अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपना पर्सनली स्कूल खोल सकते हैं,
कौन? जिनका अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या कम है, जिन वर्गों की जनसंख्या कम है, वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपना कॉलेज खोल सकते हैं और उस पर प्रशासन कर सकते हैं, मतलब उसको नियंत्रण कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 31, अल्पसंख्यक वर्ग धर्म व भाषा के आधार पर जिनकी अल्पसंख्यक हो। अब देखो अल्पसंख्यक वर्ग क्या हो सकते हैं? जनसंख्या के आधार पर या किसी और चीज के आधार पर। देखो अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहेंगे? धर्म भाषा के आधार पर जिनकी अल्पसंख्यक हो, धर्म या भाषा के आधार पर जिनकी जनसंख्या कम हो। धर्म के आधार पर, धर्म कितना हो गया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म हो गया। और भाषा के आधार पर जैसे हिंदी हो गया, भाषा संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया। तो धर्म और भाषा के आधार पर जिनकी अल्पसंख्या हो, जिनकी जनसंख्या कम हो, तो वैसे आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर शिक्षा संस्थाओं को स्थापना करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 30 देता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 31 में क्या प्रावधान है? संपत्ति का अधिकार। ये वो संपत्ति होगा जो आपके पूर्वज के द्वारा, आपके एंसेस्टर के द्वारा जो आपको संपत्ति मिला है, लेकिन इसे वर्तमान समय में मौलिक अधिकार से निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार से समाप्त करके कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकार के श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये बहुत वीवीआई जो यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए कि बताओ संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया था? तो 1978 ईस्वी में समाप्त किया गया था। और इसे किस श्रेणी में रखा गया? तो 300 ए बोलो, देखो ए बोलो या का, हिंदी में का, इंग्लिश में 300 का में अधिक विधिक मीन्स कानूनी, विधिक बोलो या कानूनी बोलो, बात एक ही। 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। देखो यहाँ से कितना प्रश्न उठ रहा है। जो संपत्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया। और कब समाप्त किया गया था? तो 1978 ईस्वी में समाप्त किया गया था। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 300 क में जोड़ा गया। और मतलब किस रूप में रखा गया? तो इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, मतलब मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। तो हमारा समाप्त होता है अनुच्छेद 31। अब देखते हैं अनुच्छेद 32। देखो इसमें रीट है ना, इसमें रीट जारी करने का अधिकार दिया गया कि अनुच्छेद, देखो आपका मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट है, कोई भी इसका उल्लंघन करता है या छीनता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या कोई किसी प्रकार से रुकावट करता है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इस अनुच्छेद के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी मौलिक अधिकार, जो भी आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार में जितने भी अधिकार, उनमें से कोई एक ऐसा अधिकार जो आपका उल्लंघन होता है, वो कोई अधिकार छीनता है किसी भी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या छीनता है, तो सीधा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है तो इवन आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जाकर अर्जी लगा सकते हो। इसी में प्रावधान है, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण प्राप्त करता है, मतलब कि आपको बचाव, मतलब प्रोटेक्ट करता है। यह अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, देखो इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 क्लॉज 2 में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकार का संरक्षण हेतु रीट जारी करने का अधिकार दिया गया। तो देखो आज तक इतना ही रहने देते, मुझे लगता है कि समय हो गया और वीडियो सेशन थोड़ा लंबा हो गया, तो अनुच्छेद 32 को हम कल देखेंगे। इसमें रीट जारी करने का प्रावधान दिया गया, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, और भी तमाम प्रकार के इसमें रीट जारी करने का अधिकार दिया गया। सीधा समझने की कोशिश करूंगा कि अगर मूल अधिकार है, मूल अधिकार कोई सा भी अधिकार, मूल अधिकार में तो बहुत मैंने आपको अधिकार बताया ना, तो मूल अधिकार, अगर मूल अधिकार आपका उल्लंघन होता है या कोई छीनता, कौन छीनेगा? कोई संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा आपका मूल अधिकार हनन होता है या कोई छीनता है या कोई रोकता है, तो अनुच्छेद 32 रीट जारी करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। नहीं तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो आज तक इतना ही पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 को, कल हम देखेंगे, कल इसको हम बढ़िया से गहराई से हम लोग जानने की कोशिश करें आखिर अनुच्छेद 32 क्या है। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।